हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शांति फॉर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इससे पहले आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि कृपया आपको अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिजीज। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? क्रोनिक क्या? ऑटो इम्यूनो डिजीज। ऑटो इम्यूनो डिजीज मतलब कि जो इम्यूनो सिस्टम है, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या होगा? सेल्फ। इम्यूनो मतलब इम्यूनो सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में अवेलेबल रहेगा। तो जो बॉडी के अंदर खुद का इम्यूनो सिस्टम है वो अपने ही बॉडी के सेल होगा हेल्दी, उसको ही डैमेज करने लगेगा, उसी को ऑटो इम्यूनो डिजीज कहते हैं। और क्या करेगा? काउजिंग इन्फ्लामेशन इन जॉइंट को इन्फ्लामेशन करेगा। इससे क्या होगा कि पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस हो जाएगा, मतलब कि हार्ड हो सकता है। फिर देखिए और क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे, एंड पोटेंशियली जॉइंट डैमेज। और फाइनली क्या होगा? जॉइंट होगा जो कि डैमेज हो जाएगा। और साथ में ही ये अफेक्ट करेगा अदर ऑर्गन को एंड सिस्टम इन दी बॉडी, और बॉडी के और भी सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। कौन? ऑटो इम्यूनो डिजीज। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिजीज है जो कि इन्फ्लामेशन करता है जॉइंट को, जिससे पेन होगा, स्वेलिंग होगा और हार्ड होगा। इसको आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इमेज में आप ध्यान से देखिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ मतलब कि खुद का जो सेल है ना बॉडी का, जो माइक्रोफेजेज है, फाइगोसाइट जिसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी में अवेलेबल होता है, टी सेल, न्यूट्रोफिल, ये सब उस सब का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी जो आप सेल उस सब पढ़े हैं उस सबको कि कोई भी इन्फेक्शन होगा उसको किल करना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उसका न सेल का नंबर बढ़ने की वजह से इसी यहाँ पे नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा कि साइनोवियल है ये, जो कि साइनोवियल फ्लूइड, उसमें क्या होगा? उसका नंबर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि नंबर उसका इंक्रीज होने की वजह से इंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और इंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज होगा यहाँ पे। और ये धीरे धीरे क्या करेगा कि ये सब इन्फ्लेम हो जाएगा और स्प्रेड होने लगेगा जॉइंट में पूरा, और धीरे धीरे जैसे कि इरोजन करने लगेगा, ब्रोन को कटिंग करने लगेगा। तब क्या होगा? जो कि कार्टिलेज है वो पतला होने लगेगा, जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे क्या होगा कि पतला होने लगेगा, और लिगामेंट भी धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। मतलब कि ये सब यहाँ पे क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। इसके वजह से क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। फिर और क्या कह रहा था? रेडनेस भी होगा। यहाँ पे जब फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा तो स्वेलिंग भी हो जाएगा, जॉइंट पेन भी होगा और रेडनेस भी होने लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर। ये आखिर होता कैसे है रिमेटॉइड आर्थराइटिस? सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में आएगा फैमिली हिस्ट्री ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस रिस्क दी। देखिए मतलब कि फैमिली हिस्ट्री, अगर जो किसी को फैमिली मेम्बर में रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इंक्रीज रहेगा रिस्क होने का, मतलब कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। दूसरा है क्या? इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में होगा दोस्तों कि स्मोकिंग हो जाएगा, जो कि ज़्यादा रिस्क है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। या फिर इन्फेक्शियस एजेंट में वायरस या बैक्टीरिया के कारण जो ट्रिगर हो सकता है इम्यूनो रिस्पॉन्स, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। या तो फिर दोस्तों इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट या ऑक्यूपेशनल हजार्ड से भी हो सकता है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो बहुत ही पुअर है, और ऑक्यूपेशनल जहाँ आप काम करते हैं फैक्ट्री में, जैसे कि कपड़ा के फैक्ट्री हो गया, प्लास्टिक के फैक्ट्री हो गया, ये सब पेशेंट व्यक्ति को ज़्यादा चांस होता है कि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों हार्मोनल फैक्टर की वजह से होता है, ज़्यादातर कि ये महिलाओं में देखने को मिलता है। फ्लैक्चुलेशन ऑफ हार्मोन लेवल सच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज में इन्फेक्ट डिजीज। ये डिजीज होने का चांस है, स्पेशली हार्मोनल फैक्टर किस में होगा? महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं के अंदर क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान या मीनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेज होता है। जैसे कि मीनोपॉज में क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? उसका एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। इस दौरान भी ये चांस है कि हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी एक्सेस वेट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। ज़्यादा वेट क्या होता है? डेवलपिंग रिस्क है उसको कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ज़्यादातर वोमेन में, मतलब महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हो सकता है में ट्रिगर कर सकता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस को, जेनेटिकली ससेप्टेबल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब ज़्यादा चांस हो सकता है, जिसको इन्फेक्शन है उसको ज़्यादा चांस है कि ये हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों पाइथोफिजियोलॉजी ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो
देखिए पाइथोफिजियोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, इसमें होगा पाइथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल काउज, कोई भी कारण जेनेटिक हो सकता है या इन्वायरमेंटल ट्रिगर जिसमें स्मोकिंग आ जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस के कारण, या ओबेसिटी, ये सब कुछ भी आ सकता है इटियोलॉजिकल काउज में। तो क्या होगा इस सब के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाता है टी सेल, न्यूट्रोफिल एंड साइनोवियल फ्लूइड सेल का, मतलब कि एक्टिवेट होने लगता है जो भी इम्यूनो सेल है हमारे बॉडी में वो एक्टिवेट होगा। तो एक्टिवेट होने की वजह से इम्यूनो सेल को इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ आरएफ एंड एंजाइम। आरएफ क्या है, रीमेटॉइड फैक्टर। रीमेटॉइड फैक्टर क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी होता है जो कि 60 से 70% इंक्रीज हो जाता है। ये तो इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाने की वजह से मतलब कि जो ये रिमेटिक फैक्टर है क्या है कि जो 60 से 70% रहता है एलिवेट हो जाता है, मतलब कि ये इन्फ्लामेशन काउज करने का एजेंट है बॉडी में। ठीक है, इन्फ्लामेशन जब होता है तो 60 से 70% ये हो जाता है। एंटीबॉडी होगा ना जो हमारे बॉडी में जो खुद के बॉडी में हेल्दी टिश्यू रहेगा उस पर अटैक करता है। ठीक है, तो ये डिपोजिशन होने, देखिए प्रोडक्शन होगा आरएफ फैक्टर और एंजाइम का, तो क्या होगा इम्यूनो सेल होगा ना वो डिपॉजिट होने लगेगा, मतलब कि इकट्ठा होने लगेगा। अब कहाँ इकट्ठा होने लगेगा दोस्तों, देखिए ये सब सेल है जो इकट्ठा होने लगेगा। देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कि जितना भी सेल सब एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे सारा के सारा टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, जितना रिमेटॉइड फैक्टर, एंजाइम सब यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, एक जगह क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। जमा होने की वजह से क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लामेशन होने लगेगा। धीरे धीरे यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, यहाँ माने कि इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या होगा, और जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है उसका संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा, मतलब कि क्लस्टर में प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगेगा। फिर देखिए क्या कहता है दोस्तों, फिर यहाँ पे कह रहा है डिपोजिशन होने के बाद इम्यूनो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो क्या कहें हम, साइनोवियम होगा, वहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड होगा वो इन्फ्लामेशन होने लगा। क्यों इन्फ्लामेशन होगा, जैसे मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट है, ज्वाइंट के अंदर यहाँ पे फ्लूइड है, तो फ्लूइड में बहुत सारा एंटीबॉडी सब आके इकट्ठा हो रहा है। तो क्या होगा, साइनोवियम फ्लूइड का क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब कि ये साइनोवियल फ्लूइड फूल जाएगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा। तो रिलीज करेगा लाइसोजाइम एंजाइम को, क्या रिलीज करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम को। अब लाइसोजाइम एंजाइम होगा, लाइसोजाइम जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा दोस्तों, लाइसोजाइम और फ्री रेडिकल, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, लाइसोजाइम हो जाएगा फ्री रेडिकल, ये सब क्या होगा, लाइसोजाइम और फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, जो कि ये सब क्या है, इन्फ्लामेटरी एजेंट है। लाइसोजाइम और फ्री रेडिकल ये सब क्या है, इन्फ्लामेटरी एजेंट है। ये इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या करेगा कि डिस्ट्रैक्शन करने लगेगा कार्टिलेज को, जो बोन में होता है, क्या कार्टिलेज होता है ना बोन में, ये सब दो जॉइंट के बीच इस तरह से है। तो यहाँ पे ये सब कार्टिलेज होगा, उसको क्या करेगा, डैमेज करने लगेगा। कौन, ये सब जो इन्फ्लामेटरी सेल है वो धीरे धीरे फॉर्मेशन, इसको क्या करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा, बोन को साइड से इरोजन करने लगेगा। तो क्या होगा, रिलीज होगा इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल। इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल कौन रिलीज किया दोस्तों, कार्टिलेज डिस्ट्रैक्शन हुआ, फिर इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल क्या करेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन को, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको क्या करने लगेगा, डैमेज करेगा बाय इन्फ्लामेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आपको पाइथोफिजियोलॉजी के लिए क्लियर हो गया ना दोस्तों। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं दोस्तों, इसमें सबसे पहले होगा, देखिए एक इमेज है तो उससे हम समझा दे रहे हैं अच्छा से। सबसे पहले कि क्या हुआ कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण जो कि हमारे बॉडी में जो इम्यूनो रिस्पॉन्स करता है, जैसे कि कौन करता है, वाइट ब्लड सेल जिसमें न्यूट्रोफिल, टी लिम्फोसाइट ये सब सेल हो जाता है, वो सब क्या होगा, एक्टिव होगा। तो एक्टिव होगा तो एंजाइम को रिलीज करेगा। तो क्या होगा कि RA का मतलब कि रिमेटॉइड फैक्टर है जो कि इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइम इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ना इम्यूनो रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या होगा कि इम्यूनो रिस्पॉन्स मतलब कि जो यहाँ पे जितना भी एंटीबॉडी है ना उसका संख्या इंक्रीज होने लगेगा। यहाँ इंक्रीज होगा तो ये साइनोवियम है, यहाँ पे पूरा साइनोवियम है, इसमें बड़ी मनी इकट्ठा हो जाएगा तो इसका क्या होगा, स्वेलिंग होने लगा। स्वेलिंग हो जाएगा दोस्तों तो जो यहाँ पे बोन है, कार्टिलेज है, उसका इरोजन हो, इन्फ्लामेशन होने की वजह से
फिर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी सेल रिलीज होगा और ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये बोन को कट करने लगेगा, कट करते करते इसको पतला कर देगा। फिर इसी तरह से बोन है जो उसका जो डेंसिटी है वो लॉस होने लगेगा, उसी तरह से ये डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन इधर करेगा, फिर इसी तरह से पूरा बॉडी में बढ़ते रहता है और अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, और साइन एंड सिम्टम इसके बाद शो करेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम लोग साइन एंड सिम्टम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जॉइंट में सिम्टम क्या होगा, पेन होगा और टेंडरनेस होगा, मतलब कि रुखड़ापन होगा, हार्डनेस होने लगेगा। जॉइंट ऑफ्टन पेनफुल टेंडर टू टच करेंगे तो खुरदुरा सा रहेगा। फिर स्वेलिंग होने लगेगा, साइनोवियल इन्फ्लामेशन लीड टू स्वेलिंग, जॉइंट को क्या कर देगा, इन्फ्लामेट कर देगा, माने स्वेलिंग कर देगा, साइनोवियल इन्फ्लामेशन। ठीक है, नेक्स्ट होगा जो क्या होगा दोस्तों, वार्मथ एंड रेडनेस, मतलब जो जॉइंट में फील वार्म गर्म सा लगेगा और रेड जैसा होगा, क्यों, इन्फ्लामेशन के कारण। डिफॉर्मिटी मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड करेगा जॉइंट डिफॉर्मिटी, जॉइंट में डिफॉर्मिटी होगा और लॉस ऑफ फंक्शन होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इसमें इमेज है जो आप देख सकते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ड्राई माउथ होने लगता है, डिप्रेशन में आ जाता है पर्सन, फीवर होगा, रेडनेस हो जाएगा, ड्राई आई होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, एनीमिया होगा, स्किन लंप पड़ने लगता है, स्टिफनेस होगा, स्वेलिंग होगा। और फिर देख लीजिए नीचे सिम्टम है दोस्तों, स्टिफनेस होगा, मतलब दोस्तों मतलब अकड़न सा होने लगेगा मॉर्निंग के टाइम में, लास्टिंग ये कितना 30 मिनट तक हो सकता है, फटीक बहुत थकावट, फीवर लो ग्रेड होगा दोस्तों। फिर क्या कहता है, बुखार लगने के बाद यहाँ वेट लॉस, वेट कम जाएगा दोस्तों। फिर जनरल मिलेज मतलब कि फटीक ही होगा, आलस आने लगेगा दोस्तों। फिर ये होगा, देखिए इसमें भी ये सब हो सकता, देखिए लंग्स स्कारिंग और नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आने लगेगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा, कितना प्रॉब्लम हो रहा है देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर मैनिफेस्टेशन, रिमेटॉइड नोड्यूल्स फॉर्मेशन होगा, ड्राई आउट, वो सब ऊपर इमेज में देखें। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट मतलब कि जो लंग्स में क्या होगा, स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा, प्लूरल इन्फ्यूजन होने लगेगा। फिर कार्डियोवास्कुलर इशू में क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस जो कि आउटर लेयर ऑफ हार्ट होगा, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। जो ब्लड वेसल है वास्कुलाइटिस मतलब कि ब्लड वेसल में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। न्यूरोपैथी जो नर्व है वो सेंसरी और डिस्टर्बेंस हो जाएगा और वीकनेस हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और मैनेजमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।